माई सेल्फ हीना। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सहायक संधि के विषय में। कल हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे आंग्लो मैसूर युद्ध हुए और उसमें जो चतुर्थ जो आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ उसमें जब भारत के गवर्नर आते हैं बनकर, कौन, लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश गवर्नर, तो वह एक संधि लेके आते हैं, सहायक संधि। तो उसके बारे में थोड़ा सा कल हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इस संधि में क्या क्या बातें थी। तो जो सहायक संधि है, सहायक संधि की शुरुआत किसने करी, कौन लेके आए भारत में? 1798 में। सबसे पहले हमें ये पॉइंट याद रखना है, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत आए और यही लेकर आए थे क्या, लॉर्ड वेलेस्ली क्या लेके आए? सहायक संधि। सहायक संधि। इस सहायक संधि को शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि जो देशी राजा थे, यहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, उनके जो राजा थे, जो यहाँ के शासक थे, उनको अंग्रेज क्या है, अपने अधीन करना चाहते थे। तो इसको बोल सकते हैं राजाओं को अपने अधीन करने की, राज्यों को अपने अधीन करना। अपने अधीन करना, कौन अपने अधीन करना चाह रहे हैं? ये कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश। तो 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली भारत आते हैं और ये युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि युद्ध तो भारत में आकर कई हो चुके हैं, हमसे पहले भी जो गवर्नर आए हैं उन्होंने भी भारत में आकर यहाँ की जो रियायतें हैं, वहाँ के जो राजा हैं, उनके साथ युद्ध करे हैं और युद्ध के बाद संधि की है, या फिर इस तरीके से अंग्रेजों ने अपने राज्य का विस्तार किया है। लेकिन अब लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, वो कहते हैं कि राज्य के विस्तार के लिए कुछ नए तरीके की नीति अपनाई जाए। तो ये नीति कौन सी होती है उनकी? सहायक संधि, जिसके तहत वह राज्यों को अपने अधीन करना चाहते हैं, अंग्रेजों के अधीन राज्यों को करना चाह रहे हैं। तो इस सहायक संधि में जो बातें रखी गई वो क्या थी कि सहायक संधि में युद्ध ना करके राजाओं को ये ऑफर देना कि आप क्या है, अंग्रेजों के अधीन आ जाइए, अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन आ जाइए और क्या कीजिए, इसके बदले में अंग्रेज क्या करेंगे कि आपका जो राज्य है उसको आंतरिक व बाह्य सुरक्षा प्रदान करेंगे। मतलब यदि आपके ऊपर कोई बाह्य शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेजों द्वारा पूरा सहयोग किया जाएगा। इस तरीके की संधि बनाई गई और ये ऑफर किया गया राजाओं को कि आप या तो इसे आराम से अपना लीजिए, यदि वह इस संधि को नहीं अपनाते थे तो क्या है, उनको युद्ध के लिए, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। या तो राजा किसी भी, जैसे मान लीजिए मैसूर के क्षेत्र में इन्होंने, अंग्रेजों ने सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, या तो मैसूर के राजा इस सहायक संधि को अपना ले। यदि यहाँ के राजा सहायक संधि को अपनाने से मना कर देते हैं, इसका मतलब है कि वह अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो सहायक संधि में सीधे सीधे ये था कि जो अंग्रेज थे वो बिना युद्ध के, युद्ध में क्या होता था कि जब युद्ध होते थे तो जान माल की हानि होती थी, नुकसान होता था काफी। तो इन्होंने कहा कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, अब हम भारत में इतने युद्ध जीत चुके हैं, इतने पावरफुल हम हो चुके हैं कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, हम सीधा प्रस्ताव भेजेंगे और उसमें हम कहेंगे कि आप हमारे साथ बिना युद्ध के ही संधि कर लीजिए, क्योंकि पहले युद्ध करें, युद्ध के बाद हम आपको हराएं और उसके बाद कोई संधि की जाए, इससे ठीक है कि आप पहले ही हमारे अधीन आ जाइए, अंग्रेजों के अधीन आ जाइए। तो ये थी सहायक संधि, जिसके अंतर्गत क्या था कि राज्यों को अपने अधीन करना। किसके अधीन करना? ब्रिटिश के अधीन करना। जो अंग्रेजी कंपनी थी वो राज्यों को अपने अधीन करना चाह रही थी, यहाँ की रियायतें जो थी, यहाँ के शासक जो थे, उन्हें अपने अधीन करना चाह रही थी। तो सबसे पहले जो सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य था वो कौन सा था? कल मैंने बताया था आपको, सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाई? सहायक संधि अपनाई हैदराबाद में। किसने अपनाई? हैदराबाद में।
और हैदराबाद में कौन थे? निजाम। हैदराबाद के जो शासक थे उन्हें निजाम कहकर बुलाया जाता था। जैसे बंगाल के नवाब थे उसी प्रकार हैदराबाद के निजाम थे। निजाम भी आ सकता है ऑप्शन में या फिर हैदराबाद भी आ सकता है। जो हैदराबाद के निजाम थे इन्होंने सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करी। कब करी इन्होंने ये? हैदराबाद के निजामों ने 1798 में। जिस वर्ष 1798 में जिस वर्ष लॉर्ड वेलेस्ली भारत आते हैं और सहायक संधि का प्रस्ताव रखते हैं, उसी समय सबसे पहले जो सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य था वो क्या था? हैदराबाद। हैदराबाद की बात 1799 में हमने पढ़ा था कि आंग्ल मैसूर का चतुर्थ युद्ध होता है, जिसमें जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं वो क्या है? मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि के लिए भेजते हैं कि आप हमसे क्या कर लीजिए, सहायक संधि को अपना लीजिए और अपने राज्य को हमारे अधीन रहकर शासन कीजिए। लेकिन टीपू सुल्तान इस संधि को अपनाने से मना कर देते हैं, क्योंकि ये एक अपमानजनक संधि थी। क्योंकि इस संधि को अपनाने से क्या था कि जो राजा थे उन्हें अंग्रेजी शासकों के अधीन रहकर ही अपने कार्य को करना पड़ रहा था। तो टीपू सुल्तान को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि वह किसी के दबाव में आकर अपने राज्य का संचालन करें या अपने राज्य का कार्यभार संभालें, किसी की देख रेख में करें, कोई उनके ऊपर अपना दबाव बना के रखें। इसीलिए मैसूर के जो शासक है टीपू सुल्तान, वो सहायक संधि अपनाने से इनकार कर देते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जब ये इनकार कर देते हैं तो अंग्रेज निजाम और मराठों के साथ मिलकर क्या है, टीपू सुल्तान के साथ युद्ध करते हैं और उस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में मैसूर में एक छोटे से बालक को वहाँ का शासक बना दिया जाता है, जो कि आड्यार वंश का था। हमने पहले पढ़ा था कि जो मैसूर में शासन चल रहा था वो आड्यार वंश का शासन चल रहा था। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक एक छोटे से बालक को बना दिया जाता है, जो कि आड्यार वंश का बालक था। और उसके बाद उस सहायक संधि पर उस बालक से हस्ताक्षर करा लिए जाते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो सहायक संधि स्वीकार करी वो किसने करी? मैसूर में। मैसूर में जब तक टीपू सुल्तान थे उन्होंने सहायक संधि नहीं करी, टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद। इस पॉइंट को भी याद रखना है। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद सहायक संधि को स्वीकार किया था किसने? मैसूर ने। इसके बाद 1799 में ही जो सहायक संधि को अपनाने वाला दूसरा राज्य था वो कौन सा था? तंजौर। तंजौर ने भी सहायक संधि को अपनाया। कब? 1799 में। तंजौर के बाद 1802 में अपनाया पेशवा ने। मराठा साम्राज्य में जो पेशवा हुए उन्होंने कब अपनाया सहायक संधि को? पूरे मराठाओं द्वारा ये सहायक संधि नहीं अपनाई गई थी, सिर्फ जो पेशवा थे उन्होंने सहायक संधि को अपनाया। कब अपनाया? 1802 में। पेशवा के बाद 1804 ईस्वी में सिंधिया, ये भी मराठा साम्राज्य से थे, सिंधिया, इन्होंने सहायक संधि को अपनाया। और भी कई राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि को अपनाया, जिनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके नाम हम नोट कर लेते हैं और उन्हें याद कर लेते हैं। सबसे पहले किसने अपनाया? हैदराबाद ने। कब? 1798 में। उसके बाद मैसूर ने कब अपनाया? टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद 1799 में। 1799 में मैसूर किया तंजौर ने, फिर पेशवा ने और फिर सिंधिया ने। उसके बाद कर्नाटक, सूरत, जयपुर, भरतपुर, ये कुछ अन्य राज्य थे सहायक संधि को अपनाने वाले। इन सभी ने क्या है, बाद में सहायक संधि को अपनाया। अब इस सहायक संधि में था क्या?
क्या क्या बातें इस संधि के तहत अंग्रेजों ने रखी थी अपनी। तो अंग्रेजों ने जो सहायक संधि के तहत अपनी बातें रखी, अगर आपने इस सबको नोट नहीं किया है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं कि जब ये सहायक संधि अपनाई तो इस सहायक संधि में बातें क्या थी जो मेन अंग्रेजों द्वारा राजाओं के सामने रखी जाती थी। किस तरीके से अंग्रेज चाल चल रहे थे और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, पूरे दबाव के साथ राज्यों को अपने अधीन कर रहे थे। राज्यों को अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकारना और इसके बदले मतलब अंग्रेजों के अधीन रहकर राज्य क्या करे, अपने कार्य को करे। और इसके बदले में अंग्रेजी सेना क्या करेगी, अंग्रेज राज्य की बाह्य व आंतरिक सुरक्षा करेंगे। मतलब बाहरी कोई शक्ति अगर आक्रमण करती है उस राज्य के ऊपर जिसने सहायक संधि को अपना लिया है तो अंग्रेज उसका पूरा साथ देंगे। आंतरिक सुरक्षा ध्यान रखेंगे। जिस राज्य द्वारा ये सहायक संधि को अपनाया जाएगा वो क्या करेगा कि राज्यों को अंग्रेजी सेना रखनी होगी। मतलब जो उनके पास अपनी सेना है उसको खत्म करके उन्हें क्या है, अंग्रेजी सेना रखनी होगी। और इस सेना का पूरा खर्चा भी क्या है, जिस राज्य में ये सेना है उस राज्य के शासक को उस सेना का पूरा खर्चा उठाना होगा। मतलब अपने बहन पर सेना रखना, लेकिन सेना कौन सी रखी जाएगी, अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। अंग्रेजी सेना रखनी होगी। और सेना का खर्चा राज्य द्वारा उठाया जाएगा। अब ये खर्चा उठाने के भी दो तरीके थे, या तो वह सेना को नगद वेतन दे, और यदि नगद वेतन नहीं दे रहे हैं तो अपने राज्य का कुछ क्षेत्र दे, राज्य का कुछ क्षेत्र प्रदान करें। या तो उन्हें नगद वेतन के रूप में दे या फिर राज्य का कुछ क्षेत्र क्या है इस सेना को दे दिया जाए। राज्य में अंग्रेज अपने रेजिडेंट की नियुक्ति करेंगे। राज्य में अंग्रेज अपने रेजिडेंट जिसका काम क्या होगा कि राज्य के जिसका काम राज्य के कार्यों की पूरी देखरेख करना, राज्य के कार्यों की देखरेख करना या पूरी तरीके से उसे अपनी निगरानी में रखना कि राज्य द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, वहां के जो राजा हैं वो क्या कदम उठा रहे हैं। रेजिडेंट नियुक्त कर दिए, सेना रख ली अंग्रेजी खर्च पर, और था कि राज्य बिना अंग्रेजों की परमिशन के किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को अपने यहाँ सेवा में
नहीं रखेगा। राज्य बिना अंग्रेजों की इजाजत के अपने राज्य में किसी भी यूरोपी को सेवा में नहीं रखेगा। मतलब यूरोप के किसी भी व्यक्ति को ये जो राजा है अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं देंगे, अपने किसी भी कार्य के लिए किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को नहीं रखेंगे। और इसमें जो डिसाइड किया गया वो ये किया गया कि राज्य बिना अंग्रेजी कंपनी की इजाजत के किसी अन्य राज्य के साथ ना तो युद्ध करेंगे और ना ही किसी भी प्रकार की कोई संधि करेंगे। ना तो युद्ध करेंगे और ना ही अन्य किसी प्रकार की कोई संधि करेंगे। ये सारी बातें जो थी वो सहायक संधि के अंतर्गत दी गई थी। क्या क्या बातें थी ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं कि एक तो जो राज्य इस संधि को अपनाएगा वो पूरा अंग्रेजों के अधीन आ जाएगा, अंग्रेजों की ही देखरेख में वो अपना शासन चलाएगा। अंग्रेज उनके दरबार में क्या है अपना एक रेजिडेंट रखेंगे, अंग्रेजी रेजिडेंट वहाँ पे नियुक्त करेंगे, जिसका कार्य क्या होगा कि राज्य की पूरी गतिविधियों पर अपनी निगरानी रखना। किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो वो सारे कार्य क्या है इस रेजिडेंट की देखरेख में होंगे। और क्या निर्णय लिया गया और क्या फैसले हुए इसमें कि जो शासक हैं जो इस सहायक संधि को अपना रहे हैं वह अपने दरबार में अंग्रेजी सेना रखेंगे। जो उनकी स्वयं की सेना है उसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर क्या किया जाएगा अंग्रेजी सेना को नियुक्त किया जाएगा, वो भी स्वयं के वहन पर, स्वयं अपने द्वारा खर्च पर। और यदि वह उनको खर्च नगद रूप में नहीं दे पा रहे हैं सेना को तो क्या करेंगे अपने राज्य का कुछ क्षेत्र उन्हें सौंप देंगे। और राज्य बिना अंग्रेजों की कंपनी के किसी भी प्रकार की अन्य किसी राज्य से ना तो संधि करेंगे और ना ही युद्ध करेंगे। तो ये सब बातें इस सहायक संधि में दी गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अंग्रेज पूरा का पूरा क्या है अपना दबाव बना रहे थे, पूरा एक तरीके से ब्लैकमेल करके ये संधि दूसरे राज्यों के द्वारा अपनवा रहे थे कि क्या है या तो आप हमारी संधि को स्वीकार कर लीजिए या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो या तो आप इन सारी चीजों को मान लीजिए, आप हमारे अधीन आ जाइए, हमारे उसमें पूरा अपना राज्य चलाइए। अगर आप हमारे अधीन आ जाते हैं तो आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं होगा। और यदि आपकी कोई बाहरी शक्ति कोई आपके पे आक्रमण करती है, कोई अन्य राज्य आपके ऊपर आक्रमण करता है तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन यदि आप सहायक संधि को नहीं अपनाते हैं तो आपको क्या है हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो ये थी सहायक संधि की कुछ बातें। तो मेन पॉइंट हमें याद रखने हैं इसमें से। और सबसे ज्यादा जरूरी हमें याद रखना है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली इस संधि को लेकर आए। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत में गवर्नर बनकर आए तो वह सहायक संधि का प्रस्ताव भारत में लेके आए। और सबसे पहले जो सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य था वो हैदराबाद था। हैदराबाद के निजामों ने सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया
उसके बाद में 1799 में जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, उस युद्ध में टीपू सुल्तान ने तो सहायक संधि को अपनाने से इनकार कर दिया। इसी कारण ये युद्ध हुआ। और उनकी मृत्यु के बाद, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तो उनके बाद जब आड्यार वंश के बालक को वहां का शासक बनाया गया, तो उस बालक से इस सहायक संधि पर अंग्रेजों ने हस्ताक्षर कराया और मैसूर, जिसे वे शुरू से जीतना चाहते थे, उस क्षेत्र पर पूरा अपना अधिकार कर लिया। तो इसी के साथ आज हमारे ये टॉपिक खत्म होता है सहायक संधि के बारे में। मिलेंगे अगली क्लास में। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।